Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 701 टू क्वेश्चन नंबर 720. लास्ट के वीडियोस में हमने अभी तक 700 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. तो अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के FST1 MCQs सुपर सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 701 है विच इज़ अ अप्रोच टू कंट्रोल ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस में से दिए हुए कौन सा ऑप्शन एक अप्रोच है. तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. देखिए, ह्यूमन को कंट्रोल करने के 3 अप्रोचेस होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं. ऑब्टेनिंग वॉलेंट्री कॉपरेशन थ्रू, और बी है थ्रू डिसिप्लिन, और तीसरा होता है बाय इंस्टिलिंग फियर. किस तरीके से होता है? देखिए, कॉपरेशन भी एक तरीके से कंट्रोल प्रोवाइड करता है. डिसिप्लिन, आप सभी को पता होगा कि डिसिप्लिन से भी कंट्रोल को ऑब्टेन किया जाता है ह्यूमन बींग्स पे. और लास्ट वन जो है वो इंस्टिलिंग फियर जो है, ये सबको इस चीज़ के बारे में पता होता है कि किसी के भी मन में डर बिठा के भी आप उस ह्यूमन बींग को, उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये 3 अप्रोचेस होते हैं ह्यूमन बींग को कंट्रोल करने के. अच्छा, तो ये ह्यूमन को कंट्रोल करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा? देखिए, जैसे जैसे समाज और साइंस के अंदर इवोल्यूशंस हुए तो वहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स आई. पहला प्रॉब्लम था मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने का, दूसरा प्रॉब्लम था ह्यूमन बींग को कंट्रोल करने का. तो ये 2 प्रॉब्लम्स कहिए या कॉन्सेप्ट्स कहिए कंट्रोल का, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आए साइंस और सोसाइटी के इवोल्यूशन से. विज्ञान और समाज में जो बदलाव हुए उनसे ये 2 समस्याएं उत्पन्न हुई. याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. एक इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए या जो मैंने आपको अभी एक फैक्ट समझाया उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाए. देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन 8 ब्लॉक से आया था, तो इसीलिए हमने इस बार 8 ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं ताकि आप इजीली 8 ब्लॉक को भी कवर कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 702 है टुडे वर्ल्ड इज एनुअली स्पेंडिंग ऑन वेपन्स एंड देयर डेवलपमेंट. आप सभी को पता है कि आज विश्व में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ के रिसोर्सेज का एक बड़ा भाग, मैं यहाँ पर रिसोर्सेज इनकम की बात कर रही हूँ, उसका बड़ा भाग वेपन्स और उनके डेवलपमेंट्स पे खर्च करते हैं. तो आपको बताना है कि एनुअली एक एवरेज के तौर पे कितनी वो रकम होती है. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑप्शंस आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो मैं करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है 15 लाख करोड़. आगे बढ़ेंगे. अब 703 नंबर का क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर नॉन एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. कौन से देश को या फिर कौन से वे देश ऐसे होते हैं, देश के समूह जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जाना जाता है. ऑप्शंस हैं ए डेवलपिंग कंट्रीज, बी डेवलप्ड कंट्रीज, सी बोथ एबव ऑप्शन, और डी है नॉन. इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेवलपिंग कंट्रीज. जितने भी विकासशील देश होते हैं उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है. ठीक है, अब थोड़ा सा समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा. देखिए, वर्ल्ड को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट होगा आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ का, ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ का. ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे. अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होंगी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ वो हैं जो पुअर कंट्रीज़ हैं या फिर नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं. उन कंट्रीज़ को हम, या फिर जहाँ पर पूरी तरीके से अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, सेमी इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कह सकते हैं, वो सभी कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के कैटेगरी में आती हैं. तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उन्हें हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं. ठीक है, और एक कंट्री हो गया डेवलप्ड कंट्रीज़, और कोई अगर कहे कि ये तो थर्ड वर्ल्ड हो गया, सेकंड वर्ल्ड क्या होता है? तो सेकंड वर्ल्ड नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है. ठीक है, एक चीज़ और सुन लीजिए कि वर्ल्ड का 70% पॉपुलेशन और 30% जो इनकम होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है. पॉपुलेशन और इनकम का रेशियो आप यहाँ पर देख लीजिए, 70% पॉपुलेशन और 30% इनकम कहाँ होता है? हमारे इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर होता है. आगे बढ़ेंगे. अब which organization passed resolution in 1974 called New International Economic Order Declaration and Program of Action.
आपको यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने एक रेजोल्यूशन को पास किया 1974 में, जिसका नाम दिया गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1974 में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर किस ऑर्गेनाइजेशन ने पास किया था। बाकी चीज़ें नहीं पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने इस रेजोल्यूशन को 1974 में पास किया था। याद रखिएगा, डेट्स, ऑर्गेनाइजेशन और रेजोल्यूशन तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 705, विच वर्ड वॉज यूज्ड बाय महात्मा गांधी फॉर सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस वर्ड के लिए या इसकी जगह पे महात्मा गांधी ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था। आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। ए आत्मसम्मान, बी आत्मस्वाभिमान, ऑप्शन सी है स्वदेशी, ऑप्शन डी है कॉटेज इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी। देखिए, महात्मा गांधी जो सेल्फ रिलायंस टर्म यूज़ करते थे वो पूरे कंट्री के लिए यूज़ किया करते थे। तो उनका मानना था कि अगर हम अपने देश में चीज़ों को उत्पन्न करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंस बनेंगे। तो उन्होंने जो सेल्फ रिलायंस के स्थान पर शब्द को यूज़ किया वो था स्वदेशी। आगे बढ़ेंगे 706 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फ्रीडम ऑफ एक्शन इज इम्पॉसिबल इन अ स्टेट ऑफ। आपको बताना है कि वो ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्शन जो होगा वो इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिपेंडेंसी। जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंसी, ये दोनों में आप इंडिपेंडेंट हैं, डेमोक्रेसी में भी आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंसी में तो हैं ही। तो इन दोनों में एक्शन की फ्रीडम होती है, बल्कि डिपेंडेंसी में एक्शन की फ्रीडम नहीं होती है। आगे है हमारे पास 707 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, हिंदी में भी हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं MCQs के FST1 के, तो आप चाहें तो हिंदी में भी वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के हमारे पास आंसर कीज अवेलेबल हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं इग्नू की तरफ से, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। 707 नंबर का क्वेश्चन, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट्स and medical persons from the developing countries are living and working in the developing countries। यहाँ पर आप developed countries कर लीजिएगा, developed countries। दिस फिनोमिना इज नॉन एज। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या मेडिकल पर्सन्स होते हैं, अगर वो किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा कर के रहते हैं, वहाँ पर वर्क करते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन कहते हैं इस फिनोमिना को। जब एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो अच्छे सिटीजन्स हैं, जो प्रोडक्टिव सिटीजन्स हैं, जैसे कि साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल पर्सन्स, इंजीनियर्स, ये अगर किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा कर के रहते हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, तो इस फिनोमिना को ब्रेन ड्रेन के नाम से जाना जाता है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 708, हु गेव संस्कृत नेम टू इंस्ट्रूमेंट्स ही हैड फैब्रिकेटेड, कंचन ग्राफ एंड शोषण ग्राफ। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके नाम संस्कृत में दिए गए। अब आपको बताना है कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को किन्होंने बनाया और उनके नाम संस्कृत में दिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, JC बोस। JC बोस ने कंचनाग्राफ और शोषण ग्राफ, दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनका नाम संस्कृत में रखा। अब इन दोनों के हम वर्क को देख लेते हैं। तो जो कंचनाग्राफ है, इसका क्या काम होता था, प्लांट स्टिमुली का, ठीक है, कि प्लांट किस तरीके से अपने आउटर वर्ल्ड के साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। और जो शोषण ग्राफ था, इसका क्या वर्क था, इसका वर्क था कि जो भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को, लिक्विड के एब्जॉर्प्शन को चेक करना काम था शोषण ग्राफ का। ठीक है, मैं आप पे लिख देती हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय प्लांट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ मैं JC बोस के
बारे में कि इन्होंने ही बताया था कि प्लांट्स में, पेड़ पौधों में प्राण होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने बताया है कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जेसी बोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 709 है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1851 में। बात कर लें हम बाकी के ऑप्शंस की, तो 1906 में इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस बनी थी, IAS, लेकिन इसका फुल फॉर्म अलग है, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। 1935 में क्या हुआ था? 1935 में मैकुले ने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया था भारत के अंदर। तो याद रखिएगा, तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और एज अ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 710, विच एम्परर थ्रू प्रिंटेड बुक्स सेइंग दैट इट वॉज अगली एज कंपेयर टू ब्यूटिफुल कैलीग्राफी। वो कौन से एम्परर थे, सम्राट थे, बादशाह थे, जिन्होंने ये कहते हुए प्रिंटेड बुक को फेंक दिया कि ये जो बुक्स हैं वो कैलीग्राफी के कंपेयर्ड में ब्यूटीफुल नहीं है। देखिए, कैलीग्राफी जो होती है वो आर्ट ऑफ राइटिंग होती है, सुंदर लिखने की कला जो होती है उससे हम कैलीग्राफी कहते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन बी हो जाएंगे, जहांगीर। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर को टिक करके आ जाते हैं। कहीं नोट डाउन कर लीजिए, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। देखिए, एक लाइट ईयर क्या है? एक डिस्टेंस है, जितना भी 1 ईयर में लाइट ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, और 1 लाइट ईयर से हम कॉस्मिक डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 712 की तरफ। ये है, इकोलॉजिस्ट कंसीडर यूकलिप्टस एज एन इकोलॉजिकल मॉन्स्टर। आपको बताना है कि इकोलॉजिस्ट इनमें से वो कौन सा गुण है यूकलिप्टस का जिसके कारण उसे इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहते हैं, कंसीडर करते हैं। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटर इनटेक रेट इज़ हाई। जो यूकलिप्टस होता है इसका वाटर इनटेक रेट इतना हाई होता है कि आसपास की जो जगह होती है उसका वाटर टेबल काफ़ी डाउन चला जाता है इसके कारण, और इसी वजह से इकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसे इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 713, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914। 1914 में ISCA की स्थापना हुई थी। इस तरीके से भी लिख करके पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1920 में। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं अब 714 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसके साथ ही विटामिन बी, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। और आपको पता है कि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसके अंदर 8 टाइप के विटामिन होते हैं। तो ये 8 विटामिन और विटामिन सी, ये सभी के सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो इसको आपको याद रखना है केड़ा से, KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 715 है और इसके साथ आपको थोड़ा सा फैक्ट मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि किस प्रकार के ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भी गर्म चीज़ें होती हैं, वार्म चीज़ें होती हैं, उनसे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। अच्छा, इसको फिर डिटेक्ट कैसे किया जाता है? रेटल स्नेक्स की मदद से इसे डिटेक्ट किया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। बात करें अगर हम यूवी रेस की, तो यूवी रेस का यूज़ जर्म्स को मारने के लिए किया जाता है,
गामा रेज का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। देखिए गामा रेज जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी इमिट होते हैं। आगे है हमारे पास रेडियो वेव्स। तो जो रेडियो वेव्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, साथ ही जो टीवी और रेडियो सेट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं रेडियो वेव्स को। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 716 की तरफ। अटेस्ट great importance of mathematical proficient in their religious teaching। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से धर्म हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स को एक इम्पोर्टेंस दी गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैन्स जो होते हैं उनके रिलीजियस टीचिंग के अंदर इम्पोर्टेंस दी गई है मैथमेटिक्स को। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 717। डैश इज an instrument made of optical fiber and is used to see the internal organs of the body। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोस्कोप कहते हैं, जिसकी मदद से इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को देखा जा सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल फाइबर के बने होते हैं। आपको इस क्वेश्चन के साथ होमवर्क ये दिया जाता है कि आपको लेज़र का फुल फॉर्म हमें कमेंट करना है, ठीक है। 718 नंबर का क्वेश्चन। The first cooperative research association in India for textile industry। आपको बताना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पहली कोऑपरेटिव रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पर स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद। कब? 1950 में। डेट मतलब ये ईयर, ये प्लेस और कोऑपरेटिव रिसर्च एसोसिएशन, तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। अहमदाबाद के बारे में एक और हम बात करें तो इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 719 है। NRDC ऑफ इंडिया सेटअप इन। आपको बताना है कि NRDC भारत के अंदर कब सेटअप हुआ था। देखिए मैं इसको फुल फॉर्म में इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि हर एक पर्टिकुलर टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए NRDC का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये भारत के अंदर कब स्थापित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1953। बात कर लें कि ये फैसिलिटेट क्या करता है, काम क्या करता है, तो ये टेक्नोलॉजी को लैब से फील्ड में ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल है, ठीक है। NRDC किस चीज़ में मदद करता है? टेक्नोलॉजी को लैब से फील्ड में ट्रांसफ़र करने में। आगे है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 720। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज़ इनिशिएटेड द कृषि विज्ञान केंद्र प्रोजेक्ट मार्क इट्स कंपोनेंट्स। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक इनिशिएटिव लिया, एक नया कदम उठाया, एक आप प्रोग्राम कह सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र प्रोजेक्ट। अब इसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। आपके पास ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस चीज़ को बढ़ावा देना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताना, और जो रूरल वुमेंस हैं उनको फूड टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन करना। ये सारे जो काम थे ये लिए गए थे कृषि विज्ञान केंद्र प्रोजेक्ट के तहत। तो ये 720 नंबर का क्वेश्चन था आज हमारे वीडियो का, ये आखिरी क्वेश्चन था। फिर भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, प्रोग्राम इज सेट ऑफ। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, अ प्रोग्राम इज सेट ऑफ। कई सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज इसमें टिक करके आए थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होगा, अ प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पूछा जाता है कि रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर लॉन्ग वेवलेंथ हो जाएगी। लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स होती हैं रेडियो वेव्स, और किस तरीके की होती हैं ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। पहली पूरी तरीके से मैन मेड सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा नायलॉन। मैं लिख देती हूँ, नायलॉन हो जाएगा पहला मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और पूरी तरीके से मैन मेड जो है। रेयॉन किस चीज़ से बनता है? रेयॉन, नायलॉन नहीं, रेयॉन। तो जो रेयॉन होता है वो बनता है सेलुलोज से। किससे बनता है?
सेलुलोज से बनता है। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे अभी आप कंफ्यूज होकर के गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक के हमारे जो 700 क्वेश्चंस हैं उनको देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उन क्वेश्चंस को ख़त्म कर लीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। देखिए, पिछले 1-2 बार से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी हो रहे हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप सभी फैक्ट्स को जानते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत। एक और चीज़, आंसर की के लिए आपको हमें अपने क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके भेजनी होगी, उसकी एक PDF फाइल, ताकि हम उसके आंसर कीज आपको प्रोवाइड करा सके। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब आप बाहर आते हैं उस वक्त भी आप हमें स्कैन करके उसकी PDF फाइल हमारे को मेल कर सकते हैं ताकि विदिन 1 आवर हम आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं तब तक आंसर की में, तब तक स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।